हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। चैप्टर नंबर 3। यहां बात करेंगे हम कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के, इतना ज्यादा नेहरू जी, पटेल जी सब लोगों ने मिलके बना डाला, इसमें फीचर्स क्या क्या है। सेलिएंट फीचर्स मतलब क्या है कि कुछ छुपे हुए या कुछ बुनियादी ऐसे फीचर बता दो सर, जो हमें पता है कि मेंस में या प्रीलिम्स में कहीं पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आ ही रहा है, हर साल आया है, आगे भी आएगा। कहां नहीं रुकेगा ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा। जहां जहां पे भी आप जानोगे संविधान के बारे में, पहले आप सवाल आएगा संविधान के बारे में पता है, बताओ क्या क्या होता है संविधान में क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। चलो ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं कहानी हमारी। इस संविधान में फीचर कई सारे होते हैं। आपने अगर पुरानी लक्ष्मीकांत की सीरीज आपको याद होगी, तो वहां पे हमने ट्राई किया था कि एक बड़े भाई और एक छोटे भाई, तो दोनों भाइयों के बीच में हमेशा जंग चलती रहती थी, बड़ा भाई छोटे मियां। तो इनमें आपको याद करो मेरी स्टोरी में, उसमें छोटा भाई हमेशा बेचारा दबा कुचला पिटता रहता था। अब हमें यहां पे देखना है कि ये छोटे भाई ने जो पिछले साल लड़ झगड़ के इतने सारे जो फॉर्मूले रूल सब बनवा लिए और फ्रिज पे लगवा लिए, तो इन फॉर्मूलों में क्या क्या है और ये फॉर्मूले कैसे कैसे छोटे बड़े दोनों के लिए काम कर रहे हैं। कहानी याद आ रही थोड़ी बहुत, जिसमें बड़ा भाई अपने आपके घर में गुंडागर्दी करता था। बड़ा भाई कौन है यहाँ पे, हमारे यहाँ ये बनेगा यूनियन। यूनियन मतलब सेंटर। और छोटे भाई में छोटे मियां बनेंगे कौन, ये बनेंगे स्टेट्स। ठीक है। अब ये मैंने कहानी आपको इसलिए बताई थी क्योंकि कहानी सब जनरली सब एक आध तो कभी दूचे जाते ही हैं, छोटे भाई हमेशा किसी ना किसी कोई ना कोई मारता ही है किसी का बड़ा भाई। तो अब कहानी ये है कि जब छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई चल रही है और छोटे भाई ने एकदम वो त्रस्त हो गया है, उसने कहा मैंने आदित्य सर की पॉलिटी लेक्चर देख लिया है, मुझे मालूम है रूल्स रेगुलेशन चाहिए होते हैं, ले आओ भैया रूल्स रेगुलेशन। जब ये रूल रेगुलेशन दोनों भाइयों को कंट्रोल करने के लिए आ गए, इन दोनों के लिए, दैट मीन्स कि अब तय होगा कि इन रूल रेगुलेशनों में क्या क्या चीजें अलाउ है, क्या क्या नहीं अलाउ है। जो चीजें अलाउ है नहीं अलाउ है वो हम आगे देख लेंगे। अभी कहानी पढ़ते हैं कि ये जो रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं इन दोनों के लिए, उन रूल्स रेगुलेशन के फायदे क्या क्या हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, और कुल मिला के ये रूल्स रेगुलेशन कितना कितना तरीके से घर को शांत रख रहे हैं, बस ये जानना है हमें। अब जब हम ये जानेंगे, उसके पहले हम थोड़ा जानेंगे कि हमारे जो रूल रेगुलेशन है बड़े भाई छोटे भाई के लिए, ये सब के सब, ये सारे जो प्रोविजन। अब चलो वापस पॉलिटी की तरफ, कहानी तो घर की बहुत हो गई। ठीक है। अब ये हमने जब संविधान अपना रचा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री से हमने अपना संविधान ले लिया। मतलब लेके लिए क्या उनका ले आए हम नहीं, हमारे आपको याद होंगे कि मैंने आपको बताया था सर बीएन। कौन, आगे बताओ नाम इनका पूरा क्या है। बीएन, बहुत बड़े सर हैं ये। तो इन्होंने हमारे संविधान का, ये हमारी संविधान सभा के लीगल एडवाइजर भी थे। इन्होंने कहा था मैं बहुत ज्यादा बड़ा ऑफिसर हूं, मैंने बहुत ज्यादा, मैं जज भी रहा हूं। और अब ये जान लो आप कि सर बीएन फुल फॉर्म आप बताओगे कि इन्होंने कहां कहां का संविधान पढ़ा। ठीक है, दुनिया भर का संविधान उन्होंने पढ़ लिया, अंग्रेजों का पढ़ लिया, यूएस का पढ़ लिया, कनाडा का पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ लिया, बहुत इन्हें नॉलेज हो गई। ठीक है। अकेले यही थे सर बीएन, आगे फुल फॉर्म पूरा बताने वाले हो, जिन्होंने दो देशों का संविधान लिखा है, इंडिया का भी लिखा है और फिर एक और का लिखा है। याद करना वो कौन से दो देश। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम अपने जब संविधान सभा में जब हम बैठ रहे हैं, तो हम संविधान बनाने के लिए हम सारे देख लेंगे इन्होंने क्या क्या बना लिया है। यूएस का संविधान 1777, पुरानी लड़ाई, वहां की अपनी 200 साल पहले की लड़ाई वो जीत आए हैं। ठीक है। उसके बाद कनाडा हो गया है आजाद, उसके बाद स्पेन अपना है, अपनी कॉलोनियां उसकी छोड़ के, अफ्रीका में कुछ कुछ आजाद हो गए, इंडोनेशिया हो गया, इधर सब अपने कॉलोनी आजाद हो रही है। ठीक है। ब्राजील, बोलीविया, सारे के सारे देश आजाद हो रहे हैं, जब भी आगे समय होते रहेंगे। तो कई देशों ने संविधान अपने बना बना लिए थे। अब इन्होंने सर बीएन पूरा नाम, तो इन्होंने अपना बोला कि देखो मैं संविधान पढ़ के आ गया हूं। अंबेडकर जी हम एक काम करते हैं, हम सारे संविधानों को उठाते हैं, इन सारे संविधानों में देख लेते हैं इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या अच्छा है, और इसको अपने इंडियन वर्जन में डाल लेते हैं। ये कहानी हुई। तो हमने क्या किया, हमने बोरो तो किया, पर हमने कई सारे इनोवेशन भी किए हैं। हमने कई सारे ऐसे कुछ तत्व उसमें डाले हैं जो जिससे लगे कि ये इंडियन है, जिससे ये लगे कि ये भारतीयों के लिए आया है। इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने लिए अपने हिसाब का संविधान बना डाला। चलो कहानी आगे चली। संविधान जब बन के रेडी हुआ, उस पर ऑलमोस्ट 300 लोगों ने दस्तखत कर दिए। तो उस समय जब दस्तखत हुए थे, उस समय संविधान में प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट में थे ये सारे, ये जो इतने सारे आर्टिकल्स, और 8 शेड्यूल्स में था ये। अभी 12 शेड्यूल हो गए। ठीक है। शेड्यूल माने क्या होता है, अनुसूची होती है। अब हम चले आज की तारीख में। आज की तारीख में प्रियम्बल है, लगभग लगभग 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हो गए। अब तो कहानी आगे बहुत बढ़ती जा रही। चलो ठीक है, अब तो बढ़ेगी कहानी, अब रुकने का नहीं है। ये देख लो आप सारे के सारे, हम यहां तक जब हम पढ़ते हैं यूनियन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले देश होगा, देश में क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, स्टेट्स का यूनियन है इंडिया।
इन स्टेटों में कौन लोग रह रहे हैं? यहाँ के नागरिक रह रहे हैं। नागरिकों के पास क्या है? हमारे अधिकार हैं। ये अधिकारों के साथ साथ क्या क्या सरकार इनको कुछ और ऐसा देगी आगे आने वाले समय में अधिकार? यस देगी, डीपीएसपी के थ्रू देगी। फंडामेंटल ड्यूटी भी है इन्हीं नागरिकों की, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, मजे मत करना खाली। फिर द यूनियन की जो सेंटर है, पार्लियामेंट है, उसमें प्रेसिडेंट है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सारी चीजें उसमें, ठीक है। ऐसे ही स्टेट्स में क्या है? गवर्नर है, सीएम है, सारे के सारे चैप्टर में एक साथ देख लेंगे, कोई बात नहीं, डरना मत। चलो, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। जब यहां पे मैंने स्टेट्स पढ़ाया या जहां पे आपने स्टेट्स पढ़ा, वहीं के वहीं कुछ स्पेशल स्टेट की बात हो गई कि भाई ये वाले स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल है, इनमें जो है बहुत डेलिकेट सिस्टम है, इनमें बहुत आपस में सेंसिटिव लोग रहते हैं। चलो, द यूटीज, अब यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, और एक तीसरी जगह क्या हो गई हमारी, जो संघ क्षेत्र, जो संघ शासित क्षेत्र होता है, जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़, जैसे जम्मू कश्मीर आज का, दादरा नगर हवेली, ये सारे के सारे, ये हो गए यूटी हमारे। अब ये तो हमारी जगह सारी हो गई। इन जगहों में लोकल स्तर पे कैसे कैसे हमारा अपना काम होगा, पंचायत होगा, पंचायत के साथ साथ म्यूनिसिपैलिटियां भी हैं, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोग अपने आप से अपनी सोसाइटी बना लें, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, खूब खुश रहे उसमें, आपस में अमूल वमूल सब बना डालें, बना लो भैया। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो ऐसे कुछ एरियाज हैं जो कि अनुसूचित एरियाज हैं, जो कि जहां पे जनजातियां रहती हैं, तो बहुत वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम से जुड़ी हुई रहती हैं, उन्हें ज्यादा, उन्हें शहर, उन्हें कल्चर, उन्हें ये सब मॉडर्न वे ऑफ लाइफ उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें चाहिए अपना कंद मूल साग पाक सब्जी, ये सब। चलो ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स, कैसे कैसे संबंध होते हैं बड़े भाई छोटे भाई के बीच में, पैसे का आदान प्रदान होगा, इमरजेंसी के समय क्या क्या हो जाएगा, कुछ और अगर जीएसटी वीएसटी में कुछ अगर बात करनी होगी तो यहां से हो जाएगी। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, यहाँ सूट्स माने कपड़ा नहीं है, थ्री पीस सूट नहीं, यहाँ पे सूट्स मतलब है लॉ सूट वगैरह, या कोई अगर केस चल रहा है तो। ट्रेड, कॉमर्स एंड, ओहो चलो उसको छोड़ देते हैं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब देश भर में आसपास में कैसे कैसे ट्रेड कॉमर्स होगा, बॉडीज कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगी, कौन कितना लेन देन देगा, किसके ऊपर टैक्स कितना जाएगा। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ये आपकी है, ये आपका फ्यूचर है कि आपको कैसे कैसे आगे डील करना है, ये इसी तो संविधानों के इन्हीं कुछ कुछ अंगों के साथ आप डील करोगे। ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स के लिए अलग से लिखा गया है, ये देखो ये ऐड हुआ है, मतलब जहां जहां भी नंबर के साथ एक अल्फाबेट जुड़ गया है, दैट मींस कि उसको अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान में संशोधन के द्वारा उसको ऐड किया गया है। इलेक्शंस, कि देश में इलेक्शन कैसे होंगे, कौन कराएगा, कब होंगे, और इलेक्शन का जो प्रोसीजर, मैनर, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो दे दी इन्होंने। चलो ठीक है। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, चलो ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी आ जाएगी बाद में। इमरजेंसी प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट है, ड्रैकोनियन है एक तरीके से, अंबेडकर जी कहते थे कभी इसका यूज होगा ही नहीं, देख लेना आप, चलो ठीक है। मिसलेनियस कुछ और प्रोविजन अपने इधर उधर के। फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इकलौता आर्टिकल है, इकलौते एक पार्ट में, देख रहे हो आप इस आर्टिकल की हैसियत, इस आर्टिकल की खूबी, इस आर्टिकल का अवतार, ये इकलौता आर्टिकल इकलौते पार्ट में आया है, एक ही। बाकी में देखो कुछ रेंज है, 61 से 67, 52 से 60, कुछ ना कुछ तो रेंज है ही ना, यहां नहीं है। अकेला इकलौता आर्टिकल जी रहा है अपने अकेले पार्ट में, खुश है वो, ठीक है। टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, अपना कुछ भी इन हिंदी, सबकी सब चीजें। इसके बाद हमारे ये शेड्यूल, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुरानी निमोनिक हो गई, अब तो मजा भी नहीं आएगा, अब तो हम इतना ज्यादा सुन चुके हैं इसको। चलो कहानी शुरू कर लेते हैं अपनी। संविधान हमारा लागू होना है, लागू हुआ। चलो जब ये लागू हुआ 1949 में, तब उस समय पे, तब से लेके आज तक में इसने क्या क्या नहीं झेला है, संविधान ने क्या क्या इसने मार काट पूरी देखी है। 42nd अमेंडमेंट जो संविधान झेल जाए, मतलब वो संविधान हमेशा के लिए अमर है। ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप एक बार कानपुर में गाड़ी चला लो, उसके बाद तो आप देश में कहीं भी गाड़ी चला लोगे, तो ये वो चीज है। 42nd अमेंडमेंट में अगर एक बार वो संविधान अगर जी के निकल आया, और मिनी संविधान है वो अपने आप में, ये 42nd में तो जाने कितने आर्टिकल्स और कितने नए आर्टिकल्स, दोनों चीजें एकदम, मतलब धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, कुछ आर्टिकल्स जा रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स ऐसा ऐसा खूब हुआ है, वो संविधान वहां से भी निकल के आ गया। अभी लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2023 में हुआ है, 106वां अमेंडमेंट कहते हैं हम उसे, जो संविधान में संशोधन होके ऐड हो गया है। क्या हुआ है, ये आर्टिकल अमेंड हुआ है 239 डबल ए, और ये 3 आर्टिकल ऐड हुए हैं, 330 ए, 332 ए, 334 ए। क्या होना है इसमें, क्या हुआ है, ये हो रहा है फॉर जो महिलाओं के लिए, आप याद करो, नारी, आगे बोलूं, लिख लोगे, नारी डैश डैश अधिनियम, पूरा बता सकते हो, पूरा बता सकते हो तो बताओ। हाँ, कुछ पावर से रिलेटेड है, कुछ नारी की कुछ, क्या आगे बताना मुझे। चलो ठीक है, नारी डैश डैश अधिनियम, ये है 2023 का, ठीक है, ये ले आए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बात करी कि देखो सर, लोकसभा में
चाहे स्टेट की विधानसभाओं में, जो भी यूपी, एमपी, कर्नाटका, सारे के सारे जितने सब स्टेट है, उनमें सब में विधानसभा है अपनी अपनी, लखनऊ में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, कैपिटल में अपनी अपनी, जयपुर में, और दिल्ली की अपनी, क्योंकि दिल्ली में भी अपनी विधानसभा है। ठीक है, होने को तो पुडुचेरी भी है, लेकिन उन्होंने ऐड खाली यहाँ पे दिल्ली किया है। यहाँ पे हम विमेन के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो भी 1/3, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। जब भी ये एक्ट लागू हो जाएगा, ये वाला जो नाम से जो एक्ट आया है, नारी डैश डैश अधिनियम, जब ये लागू हो जाएगा, उस डेट के लिए हमने लिखा हुआ है आफ्टर कमिंग इन इफेक्ट, दैट मींस 334A। 334A कहता है वंस दिस एक्ट इज इन अमेंडमेंट, इज इन एनफोर्समेंट, ये अपने एनफोर्स हो रहा है, तब से ये वाले प्रोविजन लागू हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर बात है? चलो ठीक है, हम बोलेंगे आगे। संविधान को तो पढ़ाओ सर, संविधान के सारे आर्टिकल सब हम तो देख डाले। संविधान का पहला फीचर, हमारा संविधान का जो हमारा सबसे बुनियादी बेसिक फीचर है, लिखा हुआ है ऊपर ही, इससे ज्यादा कोई नहीं लिख पाएगा। अंबेडकर जी ने जो लिख डाला वो बहुत बड़ा लिख डाला। अब कोई देश देख बना के दिखा दे हमसे बड़ा संविधान, पॉसिबल ही नहीं है। सम कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन, जैसे अमेरिकन है, और कुछ अनरिटन है जैसे ब्रिटिश है। चलो ठीक है, ये जो हमारे राजा को पकड़ के ले गए थे ये लोग, लॉर्ड साहब, तो इन लॉर्ड साहबों ने कह दिया साइन करो यहाँ पे, और साइन करके ये दो कि अब से तुम अपने आप से कानून नहीं लगाओगे, हम बताएंगे वो कानून पे तुम साइन करोगे, तब जाके कानून को अपना रॉयल चार्टर माना जाएगा। ठीक है, मनवा लिया। इधर ये संविधान एक ही दिन से लागू हो गया। अब ये संविधान उस डेट 1777 की उस डेट से ये संविधान अमर हो गया, अजीवित हो गया, अब ये नहीं जाने वाला। इसमें ये जब शुरू हुआ था, इसमें कुल 7 आर्टिकल्स थे, 7 आर्टिकल्स, बस 7 आर्टिकल्स। 7 आर्टिकल्स आए, एक पन्ने पे लिख दिया, हो गया डन आर्टिकल, बस संविधान खत्म, यही संविधान है, अमर हो गया, चलो थैंक यू एवरीवन, ऐसा हो गया। यहां पे क्या हुआ, इन्होंने 1215 से कहानी शुरू करके, 1215 से कहानी शुरू करके नीचे तक गए इन्फिनिटी तक। जब तक पार्लियामेंट चाहे तब तक संविधान इनके आते रहेंगे। हर दिन सुबह उठे नया संविधान बना डालें। कैसा संविधान? सुबह एक नया एक्ट पारित कर दें, अधिनियम कोई नया पारित कर दें। तो 1215 से लेके इन्फाइनाइट टाइम तक इनका संविधान चल रहा है, चल ही रहा है, अभी तक लिखा ही जा रहा है और लिखा भी जाएगा आगे भी। तो हमारा कैसा है? हमारा रिटन है। अब हमारे संविधान को हमने साइज भी बताया इसका। हमारे संविधान के लिए कई लोगों ने बोला कि इतना बड़ा ऐसा संविधान, 400 आर्टिकल, यूएस का देख लेते एक बार। अंबेडकर जी ये क्या कर दिया, इतने सारे तुमने 400 इतने आर्टिकल लिख डाले, इसमें ये नॉट विथस्टैंडिंग, ये इतने फंडामेंटल राइट, इसमें शेड्यूल, इसमें ये वो, इतना ज्यादा वास्ट, इतना ज्यादा। आपको अगर पता हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी संविधान सभा, उसकी जो सील थी, वो सील क्या थी? एलिफेंट। याद आ गई? एलिफेंट। तो कई जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल सही सील है हमारी, बिल्कुल बढ़िया संविधान देख रहे हो हमारा, तो एप्रोप्रिएट है, हमारा संविधान भी वैसा ही है, हाथी जैसा साइज में बड़ा बड़ा। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। क्यों भैया? क्योंकि देश की इतनी ज्यादा हमारे यहाँ वास्टनेस है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, सारे के सारे तो हमारे यहाँ हैं। सबको इंकॉर्पोरेट नहीं करें, सबको सबके लिए कुछ ना प्रोविजन ना रखें, इसलिए हमने रखा है। हिस्टोरिकल फैक्टर भी है कुछ हमारे संविधान के बड़ा होने का। लेंदियस रिटन है अगर, तो क्यों है? क्यों? क्योंकि जो जहां से आया है, जो हमारे संविधान का सबसे बेसिक स्केलेटन है, स्केलेटन जो खाका है, जो हड्डी का ढांचा है, जो जिसपे हमारा संविधान स्ट्रक्चर्ड है, वो कहां से आया है? वो आया है ब्रिटेन के लाए हुए अपने ही खुद के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से, ये एक्ट खुद में इतना बल्कि था, ये एक्ट इतना बड़ा एक्ट था, इसमें से ही हमने ऑलमोस्ट 250 प्लस, थोड़े से 250 से ज्यादा सेक्शन तो हमने इसी में से लिए कि बढ़िया लिखा है, सही लिखा है, उठा लो, तो ऐसा वैसा। ठीक है जी, ओके। और क्या क्या क्यों रीजन है हमारे बड़े होने के? कि एक ही तो संविधान है हमारा हर जगह का, चाहे सेंटर ले लो चाहे स्टेट्स के लो। अगर यूएस का कोई नागरिक है यूएस में, तो यूएस में क्या होगा? एक तो उनका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और एक उनका है अपना स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन। याद करो, ये दोनों के दोनों संविधान इनके अपने चलते हैं। अब चलो इसको पास में लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, हाँ एक ही वर्ड है ये। नाउ कमिंग टू के इंडिया में क्या हुआ था अभी, आपको याद होगा, जम्मू एंड कश्मीर, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इनका था, फिर 2019 में कुछ होता है, 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है। 2019 में राष्ट्रपति जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया, और ऑर्डर क्या दिया? ऑर्डर ये दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, ये ऑर्डर आया, संविधान जम्मू कश्मीर का हट गया, चला गया। अब हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर द होल ऑफ इंडिया, जो अपना पूरा क्वाड्रिलैटरल है ऊपर से नीचे तक का, उन सबके लिए, आई एम सॉरी,
अब संविधान सभा में जितने सारे जो मेजर लोग थे, ये सारे के सारे मेजर लोग जनरली कौन थे? लॉयर्स थे, जो पढ़े थे किससे? जो पढ़े थे इन लोगों जो पढ़े थे ब्रिटेन के लॉ लैंग्वेज से, ब्रिटेन के अपने खुद के लॉ स्कूल से। ये लोग लंदन जाके पढ़ के आ रहे हैं, वकालत पढ़ के आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब होते थे, कहलाते थे। ये लोग कह रहे हैं ये तो विलायती लोग हैं, बड़े बाबू हैं। तो जब ये खुद वो लैंग्वेज सीख के आए हैं, तो जब ये खुद ये लोग वो लैंग्वेज समझ के आए, सीख के आए, इन्होंने कहा अभी तुमसे पढ़ के आए, तुमसे अच्छा वाला बना के दिखाते हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से वैसा ही तो सोचा जो ये लोग जितना जानते थे, और ये बहुत ज्यादा जानते थे। ठीक है, अगला हमारे संविधान का फीचर है, लिखो चुपचाप, अब लिखना शुरू करो कि कई सारे हमारे दुनिया भर के संविधानों को हमने पढ़ा, खंगाला, खाका, छाना, तब हमने बनाया। अंबेडकर जी ने इसके लिए यही बोला है कि मेरी बात सुन लो सबके सब, संविधान सभा में बैठे हुए सारे मेंबर्स, एसटीम मेंबर्स, मैंने दुनिया भर के सारे संविधानों को रैंसैक कर लिया है। रैंसैक समझते हो क्या होता है? जब आप किसी लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में किताबें लगी हुई होती है शेल्फों में, उसमें सब ऊपर ऊपर जो खपच्चियों पे, अब उन सारी, मान लो आप सारी किताबों को खंगाल रहे हो ऐसे ऐसे करके, उसको कहते हैं कि हमने क्या किया है, सारे रैंसैक कर दिया है। सारी किताबें खोली, पढ़ी, पटक दी, दूसरी किताब निकाली, खोली, पटक दी। ठीक है, तो हमने रैंसैक किए हैं ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब कोई उस समय कह दे मैं अपने अफ्रीका में, मेरा गांव है ये, और मेरे गांव में मेरा संविधान है, वो नहीं माना जाएगा। जो संविधान नोन है, जो संविधान देशों ने मान लिया है, जो यूएन में भी माना जाता है कि हाँ ये देश प्रॉपर देश है, तो उस देश का अपना संविधान है, उस देश के संविधान को हमने कहा लाओ दिखाना जरा क्या है तुम्हारे पास। अच्छा, हमने कहा बढ़िया चीज है, उठा लो। तो ऐसे हमने बना लिया। ठीक है, खुद जीओआई एक्ट, अभी पीछे ही बात करी हमने कि जब इतना बल्कि हमारा जो हमारा बेस था, जब हमारा बेस ऐसा है, तो जाहिर बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी ऐसा ही, इसका एक छाप तो लिए होगा ही होगा। तो बल्कि सॉलिड, राउंड, बड़ा, ये सब का सब इतना बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अरे बाप रे बाप, आप इस अगर एक्ट को देख लेते तो आप कहते भाई बाप रे बाप, 250 आर्टिकल तो आप यहीं से ढूंढ लिए, इतना बड़े बड़े। ये हैं वो सारे देश जहां से हमने कहा वेरी गुड, बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है। हमने आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटेन सॉरी अमेरिका के संविधान से दो चीजें सीखी हैं। वो क्या है, दिखा देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, वैसे आगे बताऊंगा अभी। फिलॉसफी के हमारे संविधान की दार्शनिकता, हमारे संविधान की मूल एक भावना, हमारे संविधान की आत्मा इन दो जगह से आई है। बताऊंगा आगे क्यों। बाकी जगहों से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ये कहां का है, ये तो ये मेरे ख्याल से ये गैस करते हैं कहां का है, होगा कहीं का, देख लेंगे बाद में। ये जापान का है, चलो ठीक है। और ये बचा हुआ हमारा यूएसएसआर का है। हमने कहा ठीक है जी, ओके, और बताओ क्या क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ। तो हमने कहा एक एक करके लाओ दिखाओ अपने अपने संविधानों में क्या क्या है तुम्हारे। सबसे पहले तो हमने अपने जो हमारे कॉलोनाइजर थे, हमने कहा उन्हीं को बोला कि तुम जो लेके आए जरा देना जरा क्या है इसमें। तो हमने इनसे सीखा फेडरल स्कीम कि कैसे यूनियन और स्टेट्स दो तरीके से हुआ करेंगे, एक सेंटर बैठा है और बाकी सारे S1, S2, S3, ये सारे के सारे अपने अपने बन गए। ये क्या है S1, S2, S3? ये उस समय के प्रांत थे, उस समय के स्टेट्स थे। जैसे उस समय क्या थे स्टेट्स, यूनाइटेड प्रोविंस था एक स्टेट। जैसे उस समय क्या थे स्टेट, उस समय बॉम्बे एक स्टेट था पूरा। बॉम्बे में दो, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों तरीके से थे। गोवा भी उसी का पार्ट हुआ करता था। फिर मद्रास एक स्टेट था जिसमें उस समय आंध्रा, तेलुगु, केरला का पोर्शन, कर्नाटका का पोर्शन सब होते थे। तो ये वो सारे स्टेट्स आ गए इसमें। चलो, ऑफिस ऑफ गवर्नर के हर इन स्टेट में अपना अपना एक गवर्नर होगा जो कि सेंटर द्वारा बिठाया गया होगा। चलो ठीक है, ले आए। जुडिशरी कि जुडिशरी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट एक जगह पे ऊपर है, बाकी सारे स्टेटों में अपनी अपनी हाई कोर्ट्स है, उन हाई कोर्ट्स के ऊपर खाली सुप्रीम कोर्ट एक ही रहेगी। और पब्लिक सर्विस कमीशन, योर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, तो अगर अगर कभी मार्शल लॉ लगाना हुआ, अभी कहीं कुछ बवाल हो गया, कुछ हो गया, तो कैसे डील करोगे उसके लिए ब्रिटेन के अपने कुछ एक्टों से या ब्रिटेन के कल्चर से, ब्रिटेन के ट्रेडिशन से, इन जगहों से हमने कहा लाओ तुम कैसे चलाते हो अपना काम धंधा, दिखा रहा जरा, ये तो तुम हमारे लिए बना के लाए थे, अपने क्या करते हो बताना जरा। तो ये लोग अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते थे, हमने कहा लाओ इधर लाओ, ये हम भी करेंगे। रूल ऑफ लॉ, तुमने कहा, इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ करते थे, ये बात तो सही है। अपने लोगों के लिए विलायती अंग्रेज लोग, अपने लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, पर गुलामों के लिए रूल ऑफ लॉ मतलब इनके लिए कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, हमने कहा अब से हमारा सिंगल सिटीजनशिप, यूके का नागरिक यूके का ही होता है। यूके में ये नहीं होता कि मैं स्कॉटलैंड का भी निवासी हूं और यूके का भी निवासी हूं, नहीं, वो आप यूके के ही नागरिक हो। कैबिनेट सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, प्राइम मिनिस्टर हैज द रियल पावर। जो किंग है, जो वहां पे उस समय क्वीन है, जो भी, वो बस एक सेरेमोनियल हेड है। प्रिरोगेटिव रिट्स के कैसे कैसे रिट इशू होती हैं, चलो
बाइकैमरलिज्म, दो हाउस, यानी वेस्टमिंस्टर में दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस, जो ये लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन माने आम लोगों का हाउस, एमपीज आते हैं वहां पे खाली, पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नवाब लोग आ रहे हैं। चलो ठीक है, और जगह बताओ क्या क्या हो रहा है। यूएस में इन्होंने देखा बहुत बढ़िया चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स। इन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा होशियार हो गया है। हमने कहा हाँ लेना है ये भी हमको। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है देश की सबसे बड़ी ऑफिस को तो कैसे हटाएंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सॉरी फोन आ रहा था, हाँ वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट क्या क्या हकदार है, क्या क्या चीजें उसको मिलेंगी। चलो आयरिश संविधान से हमने क्या सीखा, एक फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या थी, डीपीएसपी। ये याद रखना, ये फेवरेट है ऑफ, फेवरेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। कौन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, बाबा साहेब। बाबा साहेब का फेवरेट चैप्टर है टीपीएसपी। मेंबर्स का नॉमिनेशन और टू राज्यसभा, कि अपर हाउस में राज्यसभा में कैसे कैसे नॉमिनेशन होगा। नाउ मेंबर्स का नॉमिनेशन राज्यसभा में, जो स्टेट्स होते हैं, तो स्टेट्स आयरलैंड के अंदर अपने कुछ एमपीज को भेजते हैं, कहां पे, अपर हाउस में, बाई कैमरल जो उनका अपर हाउस है राज्यसभा, उनके आयरलैंड में जो भी कहलाता हो वो। तो हमने वहां से सीखा कि कैसे उस समय के जो स्टेट रहेंगे हमारे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ये सारे के सारे स्टेट्स के द्वारा ये जो हमारे एमपीज कुछ कुछ चढ़ाए जाएंगे ऊपर, कहां, राज्यसभा में। ये एमपीज का चुनाव कैसे होगा, हमने सीखा आयरलैंड से। हमने कहा गुड, तो ये इनका आयर, इनके संविधान का नाम है। अब आयर बोलते हैं लोग, ठीक है, हमने कहा तो आयर तुम बोलो, हम नहीं बोलेंगे ऐसा कुछ। नाउ आगे चले हम कनाडा की तरफ। कनाडा ने हमें सिखाया कि कनाडा के यहाँ पे कुछ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जैसी चीज होती है। हमने कहा वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें चाहिए, ये तो बहुत अभी जरूरत है मैं, ठीक है। मतलब क्या है कि वहां पे अभी भी सारे के सारे स्टेट्स हैं, पर स्टेट्स को वो लोग बोलते थे और बोलते भी हैं प्रोविंस। वहां ब्रिटिश प्रोविंस है अभी भी, वहां फ्रेंच प्रोविंस है अभी भी, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, इंग्लिश बोलती है वहां के। तो इन्होंने कहा कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे तरीके थे, हमने अपने यहाँ पे सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा है। इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि अगर आगे आने वाले समय में कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ विषय होगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी सेंटर पे आएगी। यानी कि रेसिडुअरी पावर आर विद सेंटर। मतलब समझे आप, कि मान लो आगे चल के कोई, मैं आदित्य तिवारी अगर एक सुपरमैन का इजाद कर दे, तो सुपरमैन का इजाद करने का मतलब है कि अभी इस दुनिया ने कभी सोचा नहीं था, सोचा तो था, देखा नहीं था कभी। तो अगर ऐसी कोई चीज हो गई, तो इस सुपरमैन के ऊपर कानून बनाने के लिए, सुपरमैन को काबू करने के लिए सेंटर ही जिम्मेदार होगा, सेंटर के पास पावर होगी, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ फैसले देता है कुछ ऐसे तरीके से कुछ गाइडलाइन देता है पार्लियामेंट को या प्रेसिडेंट को। तो हमने वहां से देख लिया कि चलो लाओ ठीक है, बढ़िया चीज है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने देखा कॉन्करेंट लिस्ट, कि ऑस्ट्रेलिया के अपने जो स्टेट्स हैं अंदर इनके, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे वहां की एजुकेशन, ठीक है, हमने कहा ला दो ये हमको दे दो, दाओ इस पर काम करते हैं हम दोनों। तो फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और आपस में बीच में इंटरकोर्स, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज इन केस ऑफ डेडलॉक, अगर कभी परेशान हो जाए दोनों लोकसभा राज्यसभा तो कैसे बैठेंगे, हमने यहां से सीख लिया ऑस्ट्रेलिया से। यूएसएसआर, एक कम्युनिस्ट, एक सेंट्रलिस्ट, सोशलिस्ट, एक ऐसा स्टेट जिसने कि हमेशा यह देखा है कि स्टेट ऊपर रहेगा, लोगों की, नागरिकों की जिम्मेदारियां पहले हैं, अधिकार बाद में है। तो हमने वहां से देखा फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने कहा ओह टॉप क्लास चीज, लाओ इधर लाओ, बढ़िया चीज है। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, कैसी कैसी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये न्याय दे रहे हैं। ये यूएसएसआर, जहां पे स्टालिन ने कितने ही 6 करोड़ 10 करोड़ लोगों को खत्म करा दिया था, प्रीएम्बल में लिखवाया हमने, चलो ठीक है, ले लिया हमने यहां से। फ्रेंच से, फ्रेंच से हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी, बढ़िया बातें सीखी, क्या कि गणतंत्र होना चाहिए, ना कि कोई मोनार्की होनी चाहिए। मतलब जो देश का कोई भी नागरिक के पास इतनी हैसियत हो ना हो, पता नहीं, पर ये सपना जरूर हो सके कि मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूं। इसका मतलब है रिपब्लिक, अ कॉमन मैन कैन बिकम प्रेसिडेंट, कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। कॉमन मैन कैन बिकम, कहां, हेड ऑफ स्टेट या बिकम प्रेसिडेंट, जो भी हो, कैन बिकम हेड। ये होता है रिपब्लिक, कि जनता का, जनता ही जाके ऊपर बैठ सकती है, कोई राजा का अधिकार नहीं है वहां पे। चलो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये तीनों चीजें हमने सब इनके यहां से फ्रेंच से सीखी है, कि बढ़िया चीज है तुम्हारे यहाँ। साउथ अफ्रीका से हमने सीखा कि कैसे कैसे हमें संविधान को अमेंड करना है, बहुत बड़े तरीके दिखाया उन्होंने हमको, कि आसान भी है टफ भी है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में चुनाव कैसे कराना है, राज्यसभा में जो एमपी भेजने हैं उनका चुनाव कैसे होगा। फिर यहां जापान से हमने सीखा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि कानून ने एक बार जो प्रोसीजर बना दिया है उसको फॉलो कर लो बस। ये जापानीज का इनका कॉन्स्टिट्यूशन था। चलो ठीक है। वेमार ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने सीखा, क्योंकि जर्मनी अभी अभी लड़के जीत हार चुका है, तो जर्मनी ने अभी अभी अपने यहाँ पे
इमरजेंसी देख ली थी, फंडामेंटल राइट्स को चलते हुए देखा था मार्शल लॉ में, हिटलर के जमाने में, उससे पहले जब कैसर हुआ करते थे। कैसर समझते हो क्या होता है? कैसर होता है बिस्मार्क। जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क एक कैसर था। कैसर माने सीजर वर्ड का एक मिलता जुलता अब आया है। तो मतलब मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आना भी चाहिए, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसर, कैसर वन, कैसर टू, तो बिस्मार्क ऐसे आए थे। बिस्मार्क वन, बिस्मार्क टू भी लोग आए, तो इन्होंने अपने आप को कैसर बुलवाना शुरू किया कि हम कैसर हैं तुम्हारे जर्मनी के। चलो, इनके फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई जाती थी जब इमरजेंसी लग जाए, तो हमने कहा ये रख तो लेते हैं, जरूरत ना पड़े, बस हम तो ये चाह रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम। तीसरा हमारे संविधान का फीचर है कि हमारा संविधान ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है। ये क्या बात हुई सर? मतलब तो क्या है? हाँ, इन्होंने कहा, आप ये सोचो रिजिड कैसा माना जाएगा? रिजिड वो होगा जिसमें कोई भी अमेंडमेंट करना, जिसमें कोई भी चेंज लाना बहुत मुश्किल हो, वही रिजिड होगा, वही जो सख्त होगा, एकदम सख्त लड़का। ठीक है, तो चेंज अगर लाना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशल प्रोसीजर है उसके लिए, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल, दैट मीन्स कि वो संविधान रिजिड है। जैसे अमेरिका का, अमेरिका में ऐसे संविधान अमेंड नहीं हो पाता है, वहां चाहिए होती है 3/4 मेजोरिटी। हमारे तो तब भी 2/3 पे रोक दिया, 2/3 हो तो बस बहुत है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? फ्लेक्सिबल माने जो चाहो वो कर लो। ब्रिटेन का, ब्रिटेन वाला संविधान क्या कहता है? ब्रिटेन में संविधान कौन है? पार्लियामेंटी संविधान है वहां पे। पार्लियामेंट ने सुबह उठी, पार्लियामेंट ने कहा पुराने सारे एक्टों को, सब एक्टों को कूड़े में डाल दो, आज से नया एक्ट आएगा खाली ब्रिटेन एक्ट, बस खाली हो सकता है वही नया इनका संविधान बन जाए, तो कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट जो चाहे वहां पे कर दे। यही नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी ने कहा मैं चाहता हूं हमारा संविधान परमानेंट हो, सॉलिड हो, यस, पर अगर हम किसी को जितना हम अगर संविधान में परमानेंस लेके आ रहे हैं तो हम सब कुछ ही खत्म कर रहे हैं। देयर इज नो परमानेंस इन नेचर, हमारे संविधान में कुछ होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम किसी चीज को इतना ज्यादा रिजिड बना देंगे तब क्या होगा? परमानेंट बना दोगे, यू स्टॉप द ग्रोथ, यू स्टॉप द नेशन की ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। हम इन लोगों की जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे। इसलिए हमारा संविधान ना ही फ्लेक्सिबल है ना रिजिड है। अगर संविधान में अमेंडमेंट करना है, वो इकलौता आर्टिकल जो शहंशाह की तरह बैठा हुआ है, कौन से पार्ट में बैठा था ये? पार्ट ये बताना जरा, पार्ट नंबर कौन से पार्ट में था ये इकलौता संविधान, इकलौता आर्टिकल? तो आर्टिकल 368 जो इकलौता आर्टिकल है, इकलौते पार्ट में अपने ये कहता है संविधान को छूना है, संविधान को छेड़ना है, छेड़ के दिखाता हूं, अभी तुम दिखाओ जरा कैसे करोगे। तो कुछ अगर संविधान में अमेंडमेंट करने हैं वो तो हो जाएंगे स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, अब और अगर कुछ संविधानों कुछ कुछ अगर अमेंडमेंट करने हैं तो उन अमेंडमेंट्स के लिए आपको चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी। ये क्या हुआ सर? इसका मतलब है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स। ये क्या हुआ सर? कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, मान लो अभी 545 लोग हैं एक लोकसभा में, ये लोकसभा है, फिर एक आएगी हमारी राज्यसभा जिसमें आएंगे 245, तो दोनों हाउसेस के अपने अपने 2/3, 2/3 लोग ये पहले तो वोट करें, ये पहले तो बोले यस करेक्ट, और ये भी इतने 2/3 लोग इसके ये भी बोले करेक्ट। ठीक है, ये एक तरह की मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी। दूसरी तरह की जो बहुत टफ है, जिसमें है ये और ये तो हो ही हो, साथ में 50% प्लस स्टेट्स साथ में कहें सर हम भी आपके साथ हैं, सर हम भी लड़ाई में आपके शामिल हैं। मतलब कि सेंटर अमेंडमेंट कर रही है, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों कर रहे हैं अमेंडमेंट, ये इनका भी 2/3 दोनों का हो, हाउसेस का यस दोनों तरफ से, और 50% से ज्यादा स्टेट भी अपने आप से खड़े होकर बोले करेक्ट कर रहे हो सर, कर दो, अमेंड कर दो, तब जाके वो अमेंडमेंट माना जाता है। अब चले दूसरी तरफ, कुछ अमेंडमेंट होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल में कितने होते हैं? मान लो आज 545 लोकसभा में स्ट्रेंथ है और लोकसभा में पहुंचे हैं कुल मिला के लोग 100, बस 100। अब 100 का अगर 50% ने हाँ कह दी, लो डन, डन। समझ रहे हो आप क्या मतलब है इसका? कि ये है सिंपल मेजोरिटी, इसमें कोई ज्यादा इतना ज्यादा प्रोसीजर मैटर सब सारे काम धंधे इसमें हमें नहीं चाहिए। यहां पे चाहिए पार्लियामेंट का इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जब कोई नॉर्मल तरीके से कानून बनता है वैसे ही कानून में अमेंडमेंट, वैसे संविधान में अमेंडमेंट आ सकता है। आगे चले हम, फेडरल सिस्टम ऑफ यूनिटरी बायस, विद यूनिटरी बायस। देखो बैलेंस ये होता है फेडरलिज्म, जहां पे हमने सेंटर प्लस स्टेट्स का जिक्र किया। अब ये नेशनल सरकार है, ये स्टेट की सरकारें हैं, एक बड़ा घर है, एक छोटे 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 अपने घर हैं। तो हमारे यहां पे हमने देखा कि जो संविधान मेकर्स ने जो प्रोसेस अपनाई है, जो बोरो किया है, वो कुछ ना कुछ बैलेंस भी दिखता है और कुछ बैलेंस नहीं भी दिखता है, कभी भी चेंज हो सकता है। जनरली यूनिटरी बायस आप देखोगे कैसे, हम बात कर लेते हैं अभी फेडरेशन। ये जो फेडरेशन वर्ड है लिखा तो कहीं नहीं संविधान में, जो लिखा है वो क्या लिखा है पता है?
वो लिखा है यूनियन। हर जगह पे आप देखो जानबूझ के यूनियन, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो आप यूएस के नाम पढ़ते हो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब वहां पे स्टेट्स पहले एक साथ आए, उन्होंने कहा हम अपनी अपनी कुछ पावर तुम्हें दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, उस देश की कैपिटल। तो अब तुमको हमने पावर हमने दी है, हम स्टेट्स ने। हमने कहा ओ भाई यहां ये चीज नहीं चल पाएगी, यहां स्टेटों ने पावर नहीं दी है, हमने स्टेटों को पकड़ा है इधर उधर सबसे जोड़ जाड़ के। तो हमने कहा यूनियन का मतलब होगा हमारे यहां पे कि कोई भी जो स्टेट है हमारे यहां, दे हैव नो राइट, इनके पास कोई अधिकार नहीं है भाग जाने के लिए, टू सिसीड। कल को नागालैंड खड़े होकर कह दे मैं चला म्यांमार के साथ, या कल को अरुणाचल अगर खड़ा होकर कह दे, सिक्किम खड़ा होकर कह दे कि हम चले चाइना के साथ या नेपाल के साथ, हम कहेंगे जा मत, सोचना भी मत, सोच लिए भी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो मतलब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे यूनियन के अंदर स्टेट्स जो हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो छोड़ के चल रहे हमें ना, बात भी नहीं करनी, अलगाववाद की बात सुनेंगे भी नहीं। ठीक है, फेडरल कैसा फीचर होता है हमारे यहाँ संविधान में, कैसा कहता है हमारे यहाँ, हमारे सरकार कहती है कि हमारे यहाँ पे जो संविधान कहता है, हमारे यहाँ पे दो सरकारें हैं, सेंटर और सारे सारे स्टेट्स अपने मिला के, यानी कि सेंटर में एक केंद्र सरकार तो है ही है, इसके अलावा सारे के सारे छोटे भाई हैं अपने काम कर रहे हैं। अगर छोटे भाई हो ही नहीं तो मतलब यूनिटरी है फिर तो नहीं। हमने कहा फेडरल है हमारे यहाँ, देखो कैसे कैसे, यूपी सरकार है, अपने बिहार सरकार है, पंजाब सरकार है, सारे स्टेटों की अपनी सरकार है, 2829 सरकारें हो गई। चलो ठीक है, पावर को डिवाइड कर दिया इनके इनके बीच में, दोनों के बीच में, तुम लैंड पे काम करना, हम डिफेंस पे काम करेंगे, ऐसे काम हो गया इनका आपस में। रिटर्न संविधान है, रिटर्न है इसीलिए फेडरल है। अगर नहीं रिटर्न होता, अपने मन से सुबह स्टेट कहते ओ भाई मेरे हिसाब से संविधान आज ये होगा, एक स्टेट कहता मेरे हिसाब से संविधान ये होगा, सेंटर कहता तुम दोनों चुप रहो मेरे हिसाब से संविधान ये होगा। नहीं, हमारा संविधान रिटर्न है, संविधान लिख दिया है, इसी को दोनों को मानना है। ठीक है, द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ही मानना है, संविधान के ऊपर कोई कानून नहीं है तुम्हारा। द रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान रिजिड है, दोनों का मन अगर अलग अलग चल रहा हो चलता रहे, संविधान रिजिड है, संविधान रहेगा। अगर फ्लेक्सिबल संविधान होता है, स्टेट कहता है लाओ साहब मेरे हिसाब से 3 आर्टिकल और जोड़ लो, सेंटर कहता है मेरे हिसाब से 5 आर्टिकल हटा दो, लो कैसे चल रहा संविधान है, क्या है मजाक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ना सेंटर की सुनेगी ना स्टेट की सुनेगी, जुडिशरी अपने हिसाब से फैसला देगी जो लॉजिक होगा। ठीक है, बाय कैमरलिज्म, मतलब जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं हम, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कि वहां पे हमने स्टेट्स को इजाजत दी है, या स्टेट्स को हमने अलाउ किया है, या स्टेट्स को हमने इनवाइट किया है कि आके अपने एमपीज बैठाओ यहाँ पे बात करो अपने अपने स्टेट्स की। चलो ठीक है, पर यूनिटरी फीचर भी कुछ आ गए हमारे यहाँ। वो कैसे थे, वो ऐसे थे कि हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर की चलती बाबू, सेंटर ही बाप है। ठीक है जी, ओके, बड़ा भाई तो बड़ा भाई रहेगा ना, एक ही संविधान है, दैट मीन्स वो अपने आप में यूनिटरी फीचर हो गया। टेक्सास का संविधान अपना होता है यूएस में अलग, फ्लोरिडा का संविधान अपना होता है यूएस में अलग, और इनका फेडरल संविधान भी होता है अलग। तो मतलब वहां पे दो दो कॉन्स्टिट्यूशन, दो दो नागरिकता, सब कुछ। हमारे यहाँ पे नागरिकता भी वही एक ही है, तुम इंडिया के ही नागरिक हो, चाहे तुम कहीं से भी देख रहे हो मेरी वीडियो। चलो, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान फ्लेक्सिबल भी है, ये एक फीचर हो गया यूनिटरी होने का। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कि जुडिशरी सिंगल इंटीग्रेटेड है, वहां पे टेक्सास एक स्टेट है जो यूएस में, उसमें अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ टेक्सास है, उस सुप्रीम कोर्ट के नीचे उस सारे टेक्सास के सारे अपने लोअर कोर्ट्स होंगे। हाँ, और इनका फिर अपना एक फेडरल अपना सुप्रीम कोर्ट भी होता है जो वॉशिंगटन में बैठता है। चलो, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश के लिए, बाकी सारे स्टेटों में अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं, वो उसी सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं। अच्छा, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर, राज्यपाल साहिब या राज्यपाल मैम, हर एक स्टेट में, वो अपने आप में फीचर है एक कि यहां पे स्टेट सरकार थोड़ी दब गई। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो आप जब रिक्रूट होगे, आपका सपना यहां है, ये आपका सपना ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे समय में हैं, एक संविधान के नीचे हैं जो कि थोड़ा सा यूनिटरी फीचर दिखाता है। मतलब सेंटर आपकी पोस्टिंग दे सकता है लद्दाख से उठा के कन्याकुमारी, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो जीना है, ये जिंदगी आपने कबूल करी है। या और साथ में हमारा फीचर है इमरजेंसी प्रोविजन, जब इमरजेंसी लगती है तो सारे स्टेट्स के राइट्स, अधिकारों के चीथड़े उड़ जाते हैं, सारे स्टेट्स, किसी की कुछ नहीं चलने वाली। इसका मतलब है कि हमारा जो फेडरलिज्म है कुल मिला के, इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर आ गए हैं। अब जब ये आ गए हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा मामला ऐसे बढ़ गया है, मतलब हैवी हो गई है हमारी सेंटर। अच्छा ठीक है, इन वर्ड्स ऑफ सर इवॉर्ड जेनिंग्स, इवॉर्ड जेनिंग्स ने कहा हमारे संविधान को देखने के बाद, हाँ बेटा नाक को ऐसे पकड़ा तुमने, यानी तुम फेडरेशन तो हो विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तुम बार्गेनिंग फेडरलिज्म जी रहे हो। ये किसने कहा है, ये कहा है केसी वेरे साहब ने। बार्गेनिंग मतलब तुमने लिया तो है पर कंप्लीट नहीं जीती तुमने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। या किसी और ने और एक वर्ड दिया बड़ा अच्छा,
केसी वेरे साहब ने बोला कि ये है क्वासी क्वासी फेडरलिज्म, है भी पर सूडो है, बस कंप्लीट नहीं है भाई, तुमने बनाया तो है लेकिन चालू हो बस आप लोग, ये बोला इन्होंने। ठीक है जी, ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने देखा कहां से, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटेन की अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमने कहा तुम ये करते थे अपने यहाँ पे और हमें नहीं दे पा रहे थे ये चीज, तो ब्रिटेन ने कहा अब ले लो ना, हमने दे दिया, ये लो 1935 में दे दिया हमने, तो हमने कहा तुम पूरी चाहिए हमें, ये ले लो भैया। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम। हमने कहा अब ले तो रहे हैं, अपने हिसाब से बनाएंगे इसको। ये यूएस है, ये ब्रिटेन है। देखो क्या है पार्लियामेंट में कैसे होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होता है कि ये नागरिक ये बैठे, हम और आप यहां पर हैं, हमने चुना किन्हें, लेजिस्लेचर को, जो कि क्या है, लोकसभा या विधानसभा, ऑफ कोर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इन लोगों ने किसको चुना है, सरकार को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सीएम, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारी सरकार है और सरकार इसकी कोख से पैदा हुई है। सरकार इस पार्लियामेंट के, इस लेजिस्लेचर के, इस जो हमारी विधायिका है, जो हमारी कानून बनाने वाले लॉ मेकर्स की पूरी असेंबली है, उसमें से पैदा हुई है ये हमारी सरकार, जो संचालित करती है चीजों को। इधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, नागरिक ये बैठे हैं, नागरिकों ने दोनों काम किए हैं। क्या क्या किया है, उन्होंने अपना कांग्रेस को भी इलेक्ट किया है। अगर ये यूएस का मॉडल बता रहा हूं मैं, अगर ये यूएस कहते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, ये लोग इलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस को पूरी, उनके यहाँ उस पूरे हाउस को बोलते हैं, दोनों हाउस मिला के बोलते हैं वहां पे कांग्रेस। तो वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, HOR वहां का लोअर हाउस है, और वहां का अपर हाउस जो है वो है सेनेट। ठीक है, सेनेट। तो यहां पे चुनाव जो लोग इनका भी करते हैं और चुनाव अपने राष्ट्रपति का भी करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। ठीक है, सिटीजन्स ने इलेक्ट किया है एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो इससे सेपरेट है, वो अलग अलग है, वो एक से पैदा नहीं हुई है, वो ये पैदा नहीं हुई है, ये ना ये नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है। हमने कैसे लिया, हमने जब हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने देखा, हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने कहा ये तो ब्रिटेन वाला है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। अच्छा ठीक है, ये क्या होता है रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, और ये कौन हो गए हमारे, ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी रूल, हमने कहा हाँ ये तो हमारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी सेम है, गुड। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, दैट इज लोकसभा, जो ये प्राइम मिनिस्टर और इनका मंत्रिमंडल, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पूरा का पूरा एक तरीके से शतसम्मत है या नतमस्तक है टू द लोकसभा, टू द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर ने अपना वोट छोड़ दिया, अपना वोट नहीं दिया, तो इनका कॉन्फिडेंस चले जाएगा, सरकार गई। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, अगर आपको मंत्री बनना है, इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना है, तो आपको इसका मेंबर होना पड़ेगा, बस। ठीक बात है, ये होगा ही होगा हमारे यहाँ। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, के इन्हीं की सरकार कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी की सरकार, नेहरू जी की सरकार, या अटल बिहारी जी की सरकार, या कमल सिंह जी की सरकार। हम कभी ये नहीं बोलते गवर्नर साहब उनकी सरकार, नहीं, या राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की सरकार, नहीं, हम मनमोहन सरकार कहते हैं। आई बात समझ में, हमेशा। चलो ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा या असेंबली कोई भी, अगर लोकसभा असेंबली अगर भंग हो गई, दैट मीन्स दोबारा चुनाव होंगे फिर। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, ये कैसे फर्क हो गई, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट हमने देखा है ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च, सुप्रीम, सर्वस्व, सर्वत्र यही है। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को वहां के लोग कहते हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट हमारी जो चाहे वो कर सकती है, ये आदमी को औरत नहीं बना सकती, बस ये काम नहीं कर सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है। जो अमेरिका का है सिस्टम, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में पार्लियामेंट का इतना नहीं है, अमेरिका में बाप, द रियल बाप, जुडिशरी इनके, तो जुडिशरी की सुप्रीमेसी है वहां, जुडिशरी, वहां सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट को वहां को कहते हैं कि तुम हो सुपर लेजिस्लेचर, तुम हो एक सुपर लेजिस्लेचर, सुपर कांग्रेस कह लो आपके लिए समझने के लिए। मतलब कांग्रेस तो कानून बनाए तो बनाए, ठीक है, पर तुम उनसे भी बड़े हो, तुम तो जो चाहो तो कर लेते हो। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही बेहतरीन चीज, इन इंडिया इज नैरोअर। हमने कहा संविधान में लिखा नहीं है यार, बनाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कई लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने इसको पढ़ा, समझा और अपने हिसाब से ढाला, पर जब ढाला तो थोड़ा सा नैरो विजन के साथ लिया। हमने कहा इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे तो पार्लियामेंट बेचारी हार जाएगी, पार्लियामेंट तो कभी जीत ही नहीं पाएगी अपना जंग। चलो ठीक है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है क्या, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है,
हमारा संविधान जो हमारा संविधान है वो फॉलो करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये कहां से आया है, कौन सी कंट्री के फीचर में था ये आंसर? ठीक है ओके, अब चले हम आगे। हमने कहा लाओ बताओ क्या हो रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होती है? डीपीएल माने कानून जब बना है तो कानून बनाते समय क्या वो कानून फेयर है, क्या वो कानून जस्ट है, क्या वो कानून रीजनेबल है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, अब ये जब सारी के सारे ऐसे पॉइंटर्स जब कानून बनते हुए सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अच्छा ठीक है आपने कानून बनाया था ये वाला फलाना फलाना एक्ट, ठीक है, तो ये एक्ट जब बनाया आपने, क्या आपने इस पर दिमाग लगाया था, लॉजिकल माइंड लगाया था? हाँ साहब लगाया था, जस्ट माइंड, रीजनेबल माइंड लगाया हमने, इसमें इंसाफ है, ये कानून मकसद पूरा कर रहा है, यस, ये कानून इम्पार्शियल है, फेयर है, यस, ठीक है। साथ में जब ये कानून का इंप्लीमेंटेशन होगा, क्या ये कानून उस समय आप ये कानून को ये प्रॉमिस कर रहे हो कि इस कानून से कोई दिक्कत नहीं होगी इसको अप्लाई करते समय, इंप्लीमेंटेशन कराते समय? क्या हमने कहा नहीं होगी, तो ठीक है, वो डीपीएल कहलाया गया। जब हमने कहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो हम बस ये देखेंगे कानून बना कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, हमें नहीं मालूम है। कानून बन गया, क्या कानून का पालन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम यहां पे हैं। पर हमारे संविधान ने अभी अभी बोला, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, भले हमारा नहीं लिखा हो पर वी हैव डीपीएल, वी हैव ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और मैंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और पीबीएल के ऊपर, इसमें डिफरेंसेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, आप देख लेना प्लीज, मैं यहां लिंक अगर मांगोगे मैं लगा भी दूंगा, तो इसमें आपको मिल जाएगा सर आंसर। चलो ठीक है जी, आगे बढ़े हम। इंडिया में वी हैव अ प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी और हमारी अमेरिका की प्रिंसिपल ऑफ हमारी जुडिशियल जो इनकी सुप्रीमेसी है। तो हमारे यहाँ चाहे जज हों चाहे हमारे यहाँ नेता लोग हों, मतलब जुडिशियल लेजिस्लेटिव जो दोनों के अपने अपने जो गोले चल रहे हैं, हमारी इसमें बीच में आती है कहीं, ऐसा मान लो। हम ऐसा नहीं कर रहे जुडिशरी पूरा जाके ले ले इसको भी, ना हम इनको अपना हीरो बना रहे हैं कि तो आप पूरा जाके लपेट लो, नहीं, हमारे दोनों का बैलेंस है, दोनों का इक्वालिटी है हमारे यहाँ। चलो, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यही जो बात हम पीछे देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे यहाँ एक ही है, तो हमारे उसी सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोलेंगे, जब वो एक ही है तो वही है। फिर गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्यों? क्योंकि अगर मेरा आर्टिकल का, अगर मेरे फंडामेंटल राइट का कोई मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ, अगर कुछ भी हुआ, तो ये राइट्स को वायलेट होते हुए अगर मैं देखूं मेरे अधिकार को, मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्लीज चीफ जस्टिस जी प्लीज मेरे अधिकार को प्लीज मनवा दीजिए, ठीक है। फिर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो अमेंडमेंट होता है सीधे के सीधे पहले कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे लॉयर्स हैं जो पहले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि मालिक देखना जरा चेक करना सही है कि नहीं, तो मालिक एक बार देख लेते हैं, वो कहते हैं हाँ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स दे आर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो चीज पढ़े और वो चीज बोले नहीं सही नहीं है ये, क्यों नहीं सही है? क्योंकि संविधान की आलोचना करता है, ये संविधान की अलग जा रहा है, तो वो कानून मारा जाएगा बेचारा बेमौत। चलो ठीक है, इंडिया में क्या है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, दैट मीन्स ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे इनके सारे के सारे अपने अपने हाई कोर्ट्स, उनके नीचे अपने अपने सारे और लोअर कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, सारे के सारे ये होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये एक धागे में सारे के सारे पिरोए हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, दैट इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब यूएस में क्या है? फेडरल लॉज जो होते हैं, जो देश के फेडरेशन के लॉज हैं, वो कौन मनवाता है? वो मनवाता है फेडरल जुडिशरी, फेडरल सुप्रीम कोर्ट इनका। और जो स्टेट के कानून होते हैं आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट की जुडिशरी। हमारे यहाँ ना, हमारे सेंटर मोटर जो व्हीकल एक्ट है उसकी सजा लोअर कोर्ट भी देती है हमारे यहाँ जिले में, और सुप्रीम कोर्ट तो भी दे ही सकती है, वो तो जो भी चाहे वो कर सकती है। चलो, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में जो हैं, तो शुरू में तो ये सारे आर्टिकल्स थे और इसमें एक 7वां आर्टिकल भी था, EFG। ये बेचारा अब ये पलट के बेचारा यहां बैठा हुआ है। चलो ठीक है, ये देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। फंडामेंटल राइट जो हैं, क्यों हैं फंडामेंटल राइट? इसलिए हैं ताकि जो लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है, जो लोकसभा राज्यसभा है हमारी, पार्लियामेंट हो या हमारी स्टेट असेंबली हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये तानाशाही ना करे, ये अपने मन के मुताबिक काम ना करे, ये जो चाहे वो कानून ना बना डाले। उनकी अगर तानाशाही को रोकना है, टिरेनी को रोकना है और बेमौके बेमतलब के कानूनों को चेक करना है, रोकना है, देन वी नीड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट ऑल्सो, कि ये जो राइट्स हैं ये ऐसा भी नहीं है कि हमारा राइट्स हैं। अगर मेरे पास राइट टू फ्रीडम है तो मैं खड़े होकर चौराहे पे किसी को गाली नहीं बक सकता, ठीक है। अगर मेरे पास फंडामेंटल राइट है ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट है अपने कुछ लोगों को एसोसिएट करने का, तो मैं उनको एसोसिएट करके ये नहीं कह सकता आज से हम बम मारेंगे पूरे इलाके में, नहीं। जो राइट्स है मेरे पास वो एब्सोल्यूट नहीं है, एंड दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल जो लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन, मतलब मुझे कल को मुझे अखबार लिखने की अगर मुझे अनुमति है,
मेरे पास आज़ादी है, मैं अपना अखबार लिख दूं, तो मैं अखबार में ये नहीं लिखूंगा कि ये मुझे प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, इस प्राइम मिनिस्टर को देश से निकाला हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, मैं ये सब नहीं लिख सकता। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं मेरे ऊपर ऐसे अधिकारों के साथ। अब ये पार्ट 3 में आते हैं हमारे संविधान में। पार्ट 3 में संविधान कहता है आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ कुछ सिटीजन्स के लिए भी हैं, कुछ कुछ नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं, दैट मीन्स फॉरेनर्स के लिए भी हैं। तो हम इसको लिख देते हैं फॉरेनर्स को भी। ठीक है, अब क्या क्या राइट्स हैं ये तो हमें पता ही है सर, काफी बार सुन चुके हैं, काफी बार मालूम पड़ चुका है कि बराबरी का अधिकार भी होना चाहिए, हम राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए कि हमारे साथ कोई मतलब दुर्व्यवहार ना हो जाए, भैया कोई हमें मारे पीटे नहीं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, हमारा जो धर्म हमारा मन करे हम उसको प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें, प्रोपेगेट करें, प्रैक्टिस जो भी करना हो। एजुकेशनल और हमारे कल्चरल राइट भी हमारे माइनॉरिटीज के लिए, कि जो देश में माइनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज अपने अपने हिसाब से अपना सिस्टम बना लें, अपने हिसाब से अपने स्कूल कॉलेज बना लें, बना लो भैया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो मेरे साथ मेरी कोई मानहानि हो गई, जो मुझे किसी ने मारा पीटा, तो मैं कहाँ जाऊं, तो उसके लिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ये है, यू हैव द पावर टू नॉक ऑन द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये बेचारा एक 7वां आर्टिकल था, बड़ा अच्छा प्यारा मोहब्बत वाला आर्टिकल था, आर्टिकल 31। इसमें था कि राइट टू प्रॉपर्टी दे देते, राइट टू प्रॉपर्टी हमने कहा पहला ही एक्ट आया उसने हटवा दिया, चलो। अब राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वाज डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है जी, इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12। अब वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके आगे जी, चलो जी, डीपीएसपी अंबेडकर जी का फेवरेट चैप्टर है ये, पार्ट 4। तो पार्ट 4 कहता है कि अगर संविधान में, अगर देश में एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करवानी है, किसी भी सरकार को, अगर वापस चुन के आना है अगर, तो आप एक काम करना, आप डीपीएसपी को याद रखना। डीपीएसपी क्यों है, ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक ऐसी डेमोक्रेसी बरकरार रहे। आप जब भी कानून बनाना तो आप लोगों की अपेक्षाएं, लोगों के मन, लोगों की भावनाएं याद रखना। कोई कानून बनाते समय डीपीएसपी अपने आपके एक, जैसे कहते हैं, मेंटल नोट होना चाहिए। मतलब यू शुड हैव इट, यू शुड हैव, ये अंबेडकर जी का कोट है, यू शुड हैव इट इन योर माइंड, इन योर माइंड। जब भी आपको कोई कानून बनाना है, whenever formulating अ पॉलिसी, कि आप कोई स्कीम लेके आए हो, आप कोई भी स्कीम, कोई पॉलिसी, कोई लॉ, कुछ भी आप लेके आए हो, यू हैव टू रिमेंबर कि डीपीएसपी इज देयर। डीपीएसपी, अगर आप डीपीएसपी को याद में रखते हुए मद्देनजर कानून बनाओगे, यू विल बी फाइन, यू विल बी वेरी गुड। यानी कि ये डीपीएसपी अब है तो खाली मन में याद रखने के लिए, कुल मिला के मतलब कि ये एनफोर्सिबल नहीं है, ये जस्टिशिएबल नहीं है। आप सरकार को इसलिए कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हो कोर्ट में क्योंकि आपने डीपीएसपी पालन नहीं किया। अरे नहीं किया, मजबूरी थी, कोई बात नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे डीपीएसपी कैसी कैसी होती हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, 3 तरह से हम डीपीएसपी को देखते हैं। ये जब डीपीएसपी चैप्टर आएगा वहां हम पढ़ेंगे। सोशलिस्टिक कैसी होगी कि साहब देश में भलाई का हो, सब लोगों के पास अधिकार हो, वर्कर्स को अच्छी वेज मिल सके, अच्छे वर्कर्स को, यूनियन को, इनको अपने स्ट्रांग बनाओ, सब कुछ कराओ। और गांधी फिलोसफी क्या होती है कि देश में पंचायती राज, देश में लोकल सिस्टम, देश में ग्राउंड लेवल पे हमारा विकास होना चाहिए, हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए। और हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल कैसे होते हैं कि जो आज के जमाने के स्टेट पूरी मेहनत करेगा, सब कुछ ट्राई करेगा कि सब लोगों को अपने अपने जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन उनको मिल सके, या स्टेट मेहनत करेगा इस चीज पे कि हमारे पेड़ पौधे, जंगल, जीवन सब सुरक्षित रहे। फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारे संविधान में आ गई। ये सारे के सारे फीचर्स है हमारे संविधान के। तो आर्टिकल 51 है, बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? जब 1976 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, द दानव, द दैत्य, द मॉन्स्टर। और ये क्यों आया था? क्योंकि स्वर्ण सिंह जी ने कमेटी में आपने बोला था कि वो ये डालो, फंडामेंटल ड्यूटी डालो, सबके लिए जरूरी है बहुत। तो इंदिरा जी की सरकार ने बोला वेरी गुड, अभी डालते, रुक जाओ, रात भर में डाल देंगे। चलो डाल दिया। क्या डाला इन्होंने? फंडामेंटल ड्यूटी। अब वो ये ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी अभी नॉन जस्टिशिएबल है। चलो ठीक है, क्या होता है इन ड्यूटीज में? जैसे कि आपको फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, आपको एंथम के लिए खड़े होना ही होना है, राष्ट्रगान के लिए, आपको अपने वार्ड को, अपने बच्चे को एजुकेट कराना ही कराना है, आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर साइंटिफिक टेम्पर मेरा नहीं है, मान लो मुझे इतनी ज्यादा साइंस समझ में नहीं आती है, तो कोई मुझे घसीट के मुझे कोर्ट ले जाए कि ए सर देखो इसको साइंस समझ में नहीं आती है, इसको लॉजिक समझ में नहीं आता। भाई मेरे नहीं आता, मेरा दिमाग नहीं है उतना,
तो इसका मतलब ये नहीं मुझे सजा मिल जाएगी इस बात पे कि मैं फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो कर पा रहा, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल हो गया। कब आई थी ये 86 अमेंडमेंट जब ये आई 2002 में, तो इसने इकलौती एक और ड्यूटी जोड़ी थी। ये ड्यूटी जरा आप बताओगे, वन मोर, जिसकी वजह से देश का भविष्य आज बहुत ही सेफ स्पेस पे आगे बढ़ रहा है। चलो ठीक है जी, ओके। सेक्युलर स्टेट, देश का संविधान भले ही लिखे नहीं वर्ड शुरू से ही, पर देश का संविधान शुरू से ही आप देखोगे आर्टिकल 14, 15, 16, इसके अलावा 25, 26, 27, 28, इवन आर्टिकल 44, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं ये सबके सब डिनोट करते हैं कि हमारा संविधान जो है सारे धर्मों की, सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है, इक्वालिटी, सबको नमस्कार करता है, सबसे कहता है थैंक यू वेरी मच, हम आपके सारे धर्मों को प्रोटेक्ट करेंगे इक्वली, सबको हम खुश रखेंगे। चलो, सेक्युलर वर्ड जो है बाद में जोड़ा गया था उसी 42nd अमेंडमेंट में जो 1976 में आया था, उसी में हमने कहा लाओ प्रियम्बल में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम? प्रियम्बल में लिख दिया हमने सेक्युलर। अब इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान है या हमारा देश का जो पॉलिटी है वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करता है। सही बात है, हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उनका नाम है पूरा, ईरान उनका भी अपना है, इस्लामिक अपना रिपब्लिक ऑफ ईरान जो भी कहते हैं अपने उसको। चलो, पर ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है, ये समझ में आता है ना? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बहुत डिफरेंट है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या है, पहले तो ये समझो, सेक्युलरिज्म में मेजर रिलीजन एक ही है, क्या है? क्रिश्चियनिटी। अब वहां पे क्या हो रहा था कि क्रिश्चियनिटी के जो वहां ईसाई धर्म के जो वो उनके जो पोप होते हैं, जो फादर होते हैं, जो भी चर्च के पादरी होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। वो क्या करते थे, चर्च के जो पादरी होते थे वो जा जाके राजा के दरबार में बैठते थे, राजा के दरबार में, या जो समय नेशनल असेंबली फ्रांस की थी उसमें उसमें जो इनके प्रेसिडेंट के साथ बैठते थे। तो फ्रांस ने कहा मुझे हेडेक आ रहा है इससे, तुम एक काम करो चाचा, तुम पोप, तुम एक काम करो अपने घर में जाओ, चलो तुम अब हमसे दूर रहा करोगे। अब वहां पे सेक्युलरिज्म जो है बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन वाला हो गया है, इसको ऐसे लिख लो आप, नेगेटिव कॉनोटेशन वाला हो गया है। ये हमारा ऐसा नहीं है, ये हमारा संविधान ऐसा नहीं है, ठीक है? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एक ही बात कहता है, सब दूर रहो, सारे धर्म मुझसे दूर रहेंगे, मैं एक स्टेट हूं, मैं एक पॉलिटिक्स हूं, मैं एक पॉलिटी हूं, और रिलीजन मेरे सामने बात भी मत करना, अपने घर के अंदर रिलीजन फॉलो करो। चलो, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ऑल रिलीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई सबके धर्म है, सब किसी को जो फॉलो करना हो वो कर ले, जिसका जैसा मन करे वो कर ले। चलो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जब 1988 में बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, जिस दिन राजीव गांधी जी की सरकार ने 61st अमेंडमेंट जब लाए थे, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उस समय वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था। पहले ये 21 साल थी, बाद में इन्होंने 18 कर दिया इसको। क्यों किया? क्योंकि इस समय तक माना जा रहा था कि यार आजादी को 40 साल हो चुके हैं, अब आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, अब देश की जो यंग पॉपुलेशन है, हम और आप, मैं तो यंग में आता ही नहीं हूं, मैं तो खैर अब देश का वर्तमान हूं, देश का भविष्य आप हो, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि इसमें अब आप देख रहे हो कि इन्होंने, राजीव गांधी जी ने आंदोलन देखे थे। कौन से वाले आंदोलन? याद करो, जेपी नारायण जी, जेपी मूवमेंट कहते थे उसको। अब जेपी मूवमेंट क्या था? जेपी मूवमेंट एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, ठीक है? अब ये प्रोटेस्ट हुआ, ये जेपी मूवमेंट जो था, ये प्रोटेस्ट, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बिहार से मुड़ के घूम गया इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ। अब ये सबको प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे सब करप्ट हो तुम लोग, सब गलत हो तुम लोग, ये हो वो हो रहा था। मतलब स्टूडेंट अब इन्वॉल्व हो चुका है पॉलिटिक्स में। तो अब इन्होंने कहा, राजीव गांधी जी ने, यार फिर जब जरूरत है ही हमें स्टूडेंट्स की, तो बच्चे एक्टिव हो रखे हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे एंगेज हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, देन व्हाई नॉट गिव द वोटिंग एज एट 18, दे देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। हमारे यहाँ पे संविधान के निर्माताओं ने ही शुरू में बोला था कि इलेक्शन टू लोकसभा का जो बेसिस होगा वो होगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी। ये क्या होता है सर? यूनिवर्सल माने फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी। एडल्ट माने एडल्ट वयस्क 18+, ठीक है? फ्रेंचाइज माने बी पार्ट ऑफ इट। तो यानी कि इन्होंने बोला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर कोई इसका हिस्सा है जो भी 18+ है। अब इसमें कोई जात पात धर्म, कोई भी रेस रिलीजन, कहां से आए हो, क्या कहां पैदा हुए थे, इससे मतलब नहीं है, हर कोई हकदार है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में। आगे चले हम, 3 टियर सिस्टम, गांधी जी का सपना पूरा करा दिया। कब पूरा कराया हमने? 1992 में। थोड़ा समय लग गया हमें, ऑलमोस्ट 40-45 साल हो गए। तो हमने कहा लाओ पार्टनर बना लेते हैं।
पार्ट 9 आ गया। पार्ट 9 में क्या है, हमारे शेड्यूल 11 जोड़ा हमने साथ में पीछे उस संविधान की लास्ट में, और हमने पंचायत के लिए हमने बात शुरू कर दी कि हर जिले के, पूरे देश भर में जितने जिले हैं, हर जिले में अपने गांव में ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी और जिला परिषद होगी। तो ऐसे ही साथ में 1992 में उसी के पीछे पीछे पंचायत तो हो गया ग्रामीण एरिया के लिए, यानी कि रूरल एरिया के लिए, ठीक है। अब ऐसे अगर अर्बन एरिया के लिए बात करोगे, शहरी एरिया के लिए, जो जहां पे शहर जहां बसे हुए हैं, तो वहां म्यूनिसिपैलिटी बना दी हमने। जो अपना जिला परिषद हो गया या अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, म्यूनिसिपैलिटियां हो गई, ये नगर निगम हो गए, ये इसमें आ जाते हैं। तो हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट दो एक साथ बैक टू बैक हमने ऑफर किए, और संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9A जोड़ दिए, दोनों के दोनों। पार्ट 9 जोड़ा, पार्ट 9A जोड़ा, और शेड्यूल 12 जोड़ दिया, ठीक है। आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी में था, गांधी जी का सपना, गांधीयन प्रिंसिपल, हमने कहा लो साकार, डन। क्या हुआ इससे? इससे अब अपने घर के लोग, इससे अपने जो जो अपने गांव के लोग हैं, हमारे गांव में, मेरे गांव में आज भी उस गांव का नाम ही ऐसा है, अंधेरा सा नाम है उस गांव का। तो वहां के लड़कों ने, बच्चों ने, जो यंग बच्चे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा पंचायत में कि साहब हमारा गांव का नाम चेंज करो। बड़ा बुरा लगता है बोलने में। तो गांव का नाम चेंज होकर प्रकाश नगर हो गया है। मतलब लाइट नहीं आई है, पर लेकिन गांव का नाम कर दिया, क्या अच्छी बात, चलो ठीक है। मतलब क्या है, गांव के लेवल पे इन्होंने अपनी बात रखना शुरू कर दिया, और सरपंच ने जाके अपना बोल दिया, जाके तहसीलदार को, स्टेट जो अपने जिले के डीएम को, कि साहब जाके दिखवा लो, हमारे गांव में ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने कहा लाइट ही नहीं आती। हमने कहा नहीं, कहाँ आती, कुछ नहीं आती है। कि अच्छा ठीक है, चलो लाइट लगवा देते हैं। लाइट तो नहीं आई, लेकिन नाम चेंज हो गया। मतलब क्या है कि लोकल, अब गांव के लोग अपने अपने प्रॉब्लम लेके, अपने अपने सपने लेके, अपने अपने उसी जगह के आदमी से बात कर सकते हैं। चलो, ये हो गया गांधी जी का सपना पूरा। आगे गए हम, लाओ बताओ क्या हो रहा है। और इंडिपेंडेंट बॉडीज, द बॉस, द सुपर बॉस, ठीक है। मतलब क्या है, ये भारत निर्वाचन आयोग, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है। संविधान में ये मेंशन है कि ये जो प्राणी हैं, ऐसे ऐसे प्राणी, खाली यही नहीं है, और भी हैं। और भी फोटो लगी है कि नहीं? नहीं लगी है, चलो ठीक है, पर हैं और भी। तो मतलब क्या है इसका? अब इसमें सीआईसी जोड़ लो आप, सीवीसी जोड़ लो आप, सीआईसी, सीवीसी, और क्या जोड़ोगे बताऊं उसमें? लोकपाल, हाँ लोकपाल। ये सारे के सारे जो ऑफिसेज हैं, ये वाले ऑफिस, ये ऑफिस जो हैं, ये देश का पिलर्स हैं, देश का बुलवॉर्क है। इनके कंधों पे, इन कंधों पे पूरा देश रखा हुआ है। मतलब ये चुनाव अगर ना करवाए इंडिपेंडेंट, अगर ये सही ऑफिसर ना चुनवाएं, अगर ये व्यक्ति सही से ऑडिट ना करे, जो सीएजी है हमारा, तो सुप्रीम ऑडिट है ये हमारा, ठीक है, सेंट्रल नहीं सॉरी, हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो अगर ये लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करें, सिस्टम फेल, सिस्टम डन, ओवर, खत्म, स्वाहा, टाटा, बाय बाय। अब हम चले आगे, सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में हम कहते हैं हमेशा दो तरह की सिटीजनशिप होती है वहां पे, कि सिटीजन, यहां पे ईच पर्सन इज नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएस बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट इन विच ही बिलोंग्स। हमारे यहाँ नहीं ऐसी कोई बात। एक पासपोर्ट मिलता है, उस पर क्या लिखा होता है, ये उस पासपोर्ट के जो पहले पन्ने पे इस तरफ क्या लिखा होता है, जब जैसे आप कवर खोलते हो तो यहाँ क्या लिखा होता है, यहाँ पे यहाँ होता है कि ये भारत का नागरिक है, और मैं राष्ट्रपति की सील के साथ इसको 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 वो करता, अटेस्ट करता हूं कि हाँ ये भारत का नागरिक है। इसको, इस पासपोर्ट होल्डर को जो हेल्प चाहिए उसको मिल जाए, बस ठीक है। वी इन इंडिया एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, जो कि कहीं भी आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, कर्नाटका, बैंगलोर। अब हालांकि आप देख रहे हो थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो आते ही रहते हैं। डिफरेंसेस तो यार अब क्या बोलूं मैं, कभी लैंग्वेज के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा, कभी कोई और कल्चर के नाम पे, खान पान के नाम पे हो ही रहा है। चलो आगे चले हम। इमरजेंसी प्रोविजन, द मोस्ट ड्रेकोनियन प्रोविजन, पर लेकिन रखने की जरूरत थी। इसका रैशनैलिटी क्या दी? इसकी रैशनैलिटी दी अंबेडकर जी ने, कि अगर कभी कोई आपदा प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे, हम सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी अगर हमें बचानी है अपने स्टेट की, अपने देश की, तो हमको बड़े भाई को बनाना पड़ेगा सुपर डुपर क्रेजी पावरफुल। तो उसका मतलब है कि हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उस समय का पूरा थोड़ा सा हिल जाएगा, चरमरा जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा, हे प्रभु कब आजाद हुई, कब आजादी मिले इस चीज से। तो इसका मतलब है हमारे देश में ऐसी आपदा, ऐसी प्रॉब्लम जब आए, उस आपदा प्रॉब्लम को पहले ही सोच के पढ़ के रखो कि क्या आ सकती है। कभी नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी तो नेशनल इमरजेंसी, कभी अभी अगर पड़ोसी जंग हो गई तो, जंग हो रही उस समय पे इमरजेंसी लगेगी, उसमें बड़ा भाई की चलेगी पूरे देश में। स्टेट इमरजेंसी, कोई स्टेट है छुटपैया स्टेट, नहीं मान रहा, बार बार कितनी बार कह दिया कि भाई काम कर ले अच्छे से, अपने यहाँ पे अच्छे से चुनाव करवाओ, अपने यहाँ से अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर चालू करवाओ, ये नहीं मान रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, पुलिस का कुछ नहीं हो पा रहा पुलिस से। दैट मीन्स कि भाई गवर्नर साहब बोलेंगे राष्ट्रपति को या सेंटर को कि
राष्ट्रपति महामहिम प्लीज मेरे स्टेट में लगाओ इमरजेंसी इस समय, ये स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि इस स्टेट से काबू नहीं हो रहा कुछ भी। चलो ठीक है, लग जाएगी। ये आर्टिकल है 352, ये आर्टिकल है 356 और 365, दोनों में से कुछ भी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, मतलब जब देश का क्रेडिट या देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल ऐसे लिख देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जब वो खतरे में आ जाए, आरबीआई कह दे कि सारा का सारा स्टॉक पैसा उड़ गया, या आरबीआई ये कह दे मेरे तिजोरी में रखा हुआ जितना गोल्ड था गायब हो गया यार, सब गायब हो गया, रात ही रात चोरी हो गई, इतनी बड़ी चोरी हो गई, हुई कैसे कि पता नहीं, अब हो गई, लेकिन तो इसका मतलब है कि इस समय देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। ऐसी बड़ी बात है, हाइपोथेटिकल है ये सब। अब ये यूनिक फीचर है, ये बात याद रखना। कई लोगों ने कहा, हनुमंतैया जी ने बोला, के एम मुंशी जी ने बोला, या प्रकाश देशमुख जी ने बोला कि अम्बेडकर जी ये तुमने ये क्या डाला है। तो अम्बेडकर जी ने बोला कि बात समझो यार, ये इमरजेंसी का समय ऐसा है कि बहुत ही ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्सेप्शन है, कभी रोज रोज का इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी कभी लगानी पड़ गई, मान लो तो कुछ तो पता हो इन्हें पार्लियामेंट आगे आने वाले समय को कि आप करना क्या आगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, तो हमने वो लिख के रखा है। फेडरल स्ट्रक्चर उस समय जब क्या होगा, अम्बेडकर जी ने बोला ये फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ यूनिटरी वन। अब खाली एक सेंटर जीत रहा है बस, और कोई नहीं, जब तक कि इमरजेंसी का समय चल रहा है, जब तक कि आपदाओं का समय चल रहा है, बस तभी तक। अब विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय संविधान में अमेंडमेंट हो नहीं हो देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी इस समय इमरजेंसी के समय पे सेंटर ही सेंटर है बस, और कोई दूसरी कोई तीसरी चीज नहीं। चलो, एक और चीज हो गई हमारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी संविधान का फीचर है। कई जगहों पे, कई देशों में कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी चीजें संविधान में मेंशन नहीं होती है, पर हमारे यहाँ है। अब चलो है तो है, पढ़ेंगे उसको। ये था अमेंडमेंट जब 2011 में आया था, हमने 97 अमेंडमेंट के द्वारा क्या देखा हमने, ये 3 चेंज हुए थे इस संविधान में। क्या क्या हुए, इन्होंने कहा संविधान में इस अमेंडमेंट के द्वारा कि हर किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि यू हैव द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अ फंडामेंटल राइट। जो चाहो कर लो, बना लो अपने हिसाब से। आर्टिकल 19 में चेंज कर दिया, फिर आर्टिकल 43B ये जोड़ा। ये क्या आर्टिकल 43B क्या था कि एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अब राज्यों के लिए, या राज्य के लिए, स्टेट के, इंडिया के लिए, कि आपको ध्यान रखना है कि प्रमोशन करना है ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो ठीक है। एक नया पार्ट 9B जोड़ा। पार्ट 9A कौन सा था अभी पीछे, जो पीछे गया है लोकल वाला, नाम बताना। पार्ट 9B अभी जोड़ा इन्होंने 2011 में, और इन्होंने बोला कि अब पार्ट 9B में जो आर्टिकल लिखे हुए हैं वो आर्टिकल हैं 243ZH से लेके 243ZT तक। अब ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में मेंशन है कैसे कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन करेंगी। कैसे अमूल है, लिज्जत पापड़ है, या कोई महाराष्ट्र टेक्सटाइल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये सारी सोसाइटियां हैं। अभी अपने 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 हिसाब से अपने लोकल लेवल पे अपने लोगों के लिए बातें सुनवाई कर लेती हैं। चलो ठीक है, करो। यहां पे अब बात करता हूं मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की, क्रिटिसिज्म। देखो एक बात समझना, कुछ लोगों ने इस संविधान का क्रिटिसाइज भी किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान को नकार रहे हैं। नहीं नहीं, क्रिटिसिज्म हर चीज का हो सकता है। अब खास करके हम क्रिटिसिज्म जो पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे जो कि इन्होंने ही किया है। भाई जिन्होंने संविधान बनाया है वो ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सही बात है। ये याद रखना, मेरे कॉलेज है, अब मेरे कॉलेज की बुराई मैं कर सकता हूं, ठीक है, तुम नहीं करोगे, क्योंकि मैंने जिया है ना उस कॉलेज को, मैं रहा हूं, मुझे उसकी अच्छाई पता है, बुराई पता है। मैं उस अपने कॉलेज को जो भी कह लूं कि बेकार कॉलेज है, कुछ नहीं प्लेसमेंट होता, कुछ नहीं पढ़ाई होती, ये नहीं होता, लोग मस्ती करते हैं, तुम नहीं बोलोगे बेटा, है तो मेरा कॉलेज जैसा भी है, वही चीज है ये। यानी क्रिटिसिज्म हम पढ़ेंगे कि अभी जो क्रिटिसिज्म कैसा आ रहा है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला वो यही है कि बोरोड है, हट सबका सब कॉपी कर लिया। अब ये सब के सब, ये संविधान के ही निर्माता लोग उस समय जो संविधान सभा में बैठते थे, तो उन्हीं लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि अरे मालिक अंबेडकर जी ये क्या ले लिए, बैग ऑफ बोरोइंग पूरा का पूरा उठा के ऊपर से नीचे तक कॉपी मार डाला। तो इन्होंने कहा कि तुमने सारे के सारे तुमने सोर्सेस से उठा उठा के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से तुम ले आए हो। अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, इधर से यूएसएसआर, हर जगह से तुमने ले तो लिया संविधान, तुम्हारे में अपना क्या है। यहां पे अंबेडकर जी ने काउंटर किया। अंबेडकर जी ने, याद रखना, जो मैं काउंटर पढ़ा रहा हूं ये काउंटर आपको बोलना है। इन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें तो संविधान बना के दिया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा, देखो सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो आप, देखो आजाद हुए किसी देश को कितने साल हो चुके हैं, हम अभी आज आजाद हुए 1947। यूएस को देख लो, यूएस ने अपना संविधान लिखा था 1777, 200 साल हो गए उनको। अब यूएस के बाद से और हमारे आजाद होने के बीच में कितने और देश आजाद हो रखे हैं, बहुत हो गए। यानी कि वर्ल्ड में भी काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर, ये हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं एक नया संविधान कहां से छप्पर फाड़ के निकाल दूं,
मैं कौन संविधान जमीन पे कहां जमीन चीर के निकाल लाऊंगा, नहीं। आज मेरे पास संविधान जितने हैं मैंने वर्ल्ड में सब पढ़ लिए, बेस्ट कर लिया। आज की तारीख में कोई नो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का अब कोई पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट। इसको एड्रेस मत करो आप, ठीक है, ये नहीं हो सकता एड्रेस। अब ठीक है, इन्होंने कहा जो चीज आप एड्रेस कर रहे हो वो ये करो कि क्या हमने जो इन सब जगहों से जो हमने संविधान लिए हैं, इन जगहों से यहां पे हमने लिया है, तो हमने इन सारे पुराने संविधानों के क्या हमने फॉल्ट्स को रेक्टिफाई करा कि नहीं करा। ये देखो ना आप, हमने इसको अपने तरीके से, ये रेक्टिफाई मतलब सही निशान है ये, और ये टिक का निशान है, ठीक है। हमने इसको अपने अपने रूप से अपने लिए अडाप्ट किया कि नहीं, ये पूछो आप मुझसे। बोरिंग बोरिंग मत बोलो मुझसे। चलो ठीक है, अगला इनके ऊपर एक क्वेश्चन था कि बाप रे बाप, आपने इतना ज्यादा कॉपी वर्क कर दिया है, कॉपी पेस्ट। अब इनको भी अम्बेडकर जी ने इनका भी जवाब दिया। अम्बेडकर ने कहा हाँ कॉपी किया तो क्या हो गया, तो इन्होंने कहा अरे कॉपी कर लिया मतलब कॉपी हो गया ना हमारा, फिर अपना कहाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत देखो, जो 1935 एक्ट की आप कहते हो मुझसे कि ये कॉपी किया मैंने, हाँ ये किया मैंने, ठीक है, इससे मैंने लिया क्या है, मेजर पोर्शन क्या लिया है, मेजर पोर्शन मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, कि कैसे सिस्टम चलेगा, जो सिस्टम ऑलरेडी वर्किंग है मैंने उसको ले लिया, अपना लिया उसको मैंने, हो गया, बन गया मेरा, ठीक है। तीसरा इनके पास और भी आया कटाक्ष कि अन इंडियन है ये, सॉरी अन इंडियन, मतलब जो संविधान है उसमें कुछ भी इंडियननेस नहीं है। अब इसके लिए अंबेडकर जी ने कहा तो मैं क्या कर क्या दूं, और इतना तो कर दिया मैंने, फंडामेंटल राइट दे दिए मैंने, सब कुछ ला दिया। ये यहाँ पे जो ये लोग थे जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा आप देखो ना कि आपने जो कॉपी पेस्ट मारा है, इट इज फुल इंग्लिश, इट इज फुल वेस्टर्नाइज्ड, सारा का सारा ऐसा लग रहा है लॉ की लैंग्वेज, ऐसा लग रहा है बड़े बड़े वर्ड्स ये सारे के सारे। ठीक है जी, ओके, और बता दो कोई कोई और क्रिटिसिज्म हो किसी के पास। तो इन्होंने कहा अन गांधीयन, अन गांधीयन। अब ये देखो आप, लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि संविधान सभा जब बनी थी उसमें खाली एक व्यक्ति नहीं था संविधान सभा में, वो कौन था पता है, गांधी जी। गांधी संविधान सभा में नहीं थे, वो कह रहे थे मेरा पॉलिटिक्स मेरा काम नहीं है, मेरा काम आजाद हो रहा था, हो गए हम आजाद, अब आगे की बात करो। तो हमारा संविधान, कई लोगों ने बोला संविधान सभा के निर्माताओं ने, मतलब संविधान सभा के मेंबर्स ने, कि यार हमारे संविधान में ना कुछ गांधी जी की झलक नहीं है, गांधी जी की फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी कहां से लाऊं। तो अंबेडकर जी ने कहा यार मैं क्या करूं, क्या मतलब आप वैसे ही जीऊं जैसे जीते आ रहे थे। तो पॉइंट इसमें यह है कि यहां जो फिलोसफी है, ये फिलोसफी गांधी जी वाली होनी चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि गांधी जी सबके गांधी थे भैया, गांधी गांधी थे सबके। तो कि इसमें कुछ भी, मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि हमको यार हमें वीणा सुनने का मन था, ड्राफ्टिंग कमेटी से हमें उम्मीद थी कि कुछ वीणा जैसा सितार जैसा म्यूजिक सुनाएंगे हमें, और ये लेके आ गए हमारे सामने इंग्लिश रॉक बैंड, तो हमें ये नहीं चाहिए था। अब ले आए तो ले आए, चलो ठीक है, यही मंजूर है, आगे गए हम। हमने कहा और भी कोई है क्या इसका, कोई क्रिटिसिज्म किसी का, कितने हो गए, चार तो हो ही गए, हाँ चार हो गए। अपना आगे कर लेते हैं एक और, कि लीगल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके लिए सर इवॉर जेनिंग्स ने क्या बोला, सर इवॉर जेनिंग्स ने ये बोला कि ये तो भैया पैराडाइज फॉर लॉयर्स है, आपने संविधान नहीं बनाया है, आपने लॉयर्स के लिए आपने ऐसी चीज बना दी है कि वाह 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 वाह, मजा ही आ जाएगा इन्हें तो। मतलब कि अब सारे के सारे लॉयर्स खुद से बोलेंगे कि वाह ये तो हमारे लिए लैंग्वेज है, किसी आम इंसान को समझ में थोड़ी आने वाली है, अब तो हमें ही आएगी समझ में। और लोग लिटिगेशन केस स्टडी केस सब चलेंगे, सब तरफ होगी, घमासान होगा। चलो ठीक है, इसके अलावा क्रिटिसिज्म और भी है कि बाप रे बाप, इतना लेंदी, इतना लेंदी, जरा देख ही लेते एक बार। तो इन्होंने कहा कि अगर आप एक बार यूएस का देखोगे, शुरू में आए थे यूएस 7, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक कुछ ऐसे 30-40, कुछ भी छोटे छोटे, मतलब नाम मात्र के आर्टिकल्स है बस। हमारे यहाँ देखो आप, कनाडा में देखो आप, इसमें इतने कम कम है। हमारे देखो आप इंडिया का, लेंदी माने लेंदी लेंदी, 400 आर्टिकल लिख डाले आप, इतना समय ले गए आप, 2 साल 11 महीने, तो ये बहुत ज्यादा समय हो गया। तो ये सारे के सारे अब ऐसे आर्टिकल्स थे, अब ऐसी बातें थी कि कई लोग कह रहे थे कि यार हमें तो नहीं मानना। अब लेकिन बात इसकी यही है कि क्रिटिसिज्म इसमें से कुछ कुछ वैलिड है, कुछ कुछ नहीं वैलिड है। अब चलो ठीक है, क्रिटिसिज्म है तो है, अब क्रिटिसिज्म अगर पढ़ना ही है चलो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पर हमें यह जानना है
कि सर इसका आंसर जब आएगा, आंसर जब लिखोगे आप मेंस में, तो मेंस में आंसर लिखने के लिए आपको याद ये रखना है कि आपको कोट्स डालनी है, कोट्स, और ये कोट होगी एक्सपर्ट की। संविधान का एक्सपर्ट कौन कहोगे आप, किसको कहोगे आप? द सुपर बॉस, डॉक्टर अंबेडकर जी को, डॉक्टर अंबेडकर जी को। ठीक है, अब इनके बिना संविधान का कोई भी आंसर अधूरा है, सॉरी, वी आर सॉरी। इनका अगर कोड आपने नहीं डाला तो फिर कोई पॉइंट नहीं आपके आंसर का, जब तक आप इनका आर्गुमेंट नहीं डाल रहे हो इसमें। सो क्रिटिसिज्म तो यही थे सारे के सारे मोटे मोटे जो बता दिए आपको मैंने। यहां पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन भैया आराम से पढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।